हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मिर्जी का प्रणाम। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? हम लोगों ने सेंट्रल डोग्मा में भी इसके बारे में थोड़ा समझा था कि डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो डीएनए से आरएनए का बनना आप लोग ज़्यादातर देखेंगे, डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोल दिया जाता है। तो एमआरएनए क्या सिर्फ एमआरएनए ही ट्रांसक्रिप्शन में बनता है? तो नहीं, एमआरएनए ही नहीं बनता है। बनता तो कोई भी आरएनए बनेगा तो वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। लेकिन हम एमआरएनए को ज़्यादातर इसलिए लिखते हैं क्योंकि एमआरएनए लीस्ट स्टेबल आरएनए होता है, सबसे कम स्टेबल होता है, तो बार बार उसको बनाना पड़ता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो आर डीएनए से एमआरएनए ही बनता है। और वैसे भी किसी मैसेज को ट्रांसफर करना हो तो पहले एमआरएनए बनाएंगे, फिर वो आगे ही जाता है। इसलिए डीएनए से एमआरएनए आमतौर पर लिखा हुआ होता है। लेकिन डीएनए से कोई भी आरएनए बने तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का जो होता है वो कौन से एंजाइम से होता है? तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए हो या आरएनए, दोनों पॉलीमर है, मैक्रोमोलिक्यूल है। इनको बनाने के लिए पॉलीमरेज एंजाइम ही चाहिए। तो डीएनए को बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए है, आरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो जो आरएनए होता है वो डीएनए पे डिपेंड होके बनता है, इसलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है, किसके लिए? ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो बात आती है, जो डीएनए होता है उसके दो स्ट्रैंड होते हैं। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनते थे, सॉरी, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से डीएनए बनते थे। इसीलिए डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। तो डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड से आरएनए बनता है। किसी एक स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा तो दोनों में से कौन बनेगा, पहले इसको समझते हैं। कि जो आरएनए जब भी बने, आरएनए बने या डीएनए बने, वो हमेशा बनेगा 5' to 3' डायरेक्शन में ही। मतलब न्यू चेन का फॉर्मेशन 5 to 3 ही होगा। तो 5 to 3 बनेगा, तो जिस डीएनए से बनेगा आरएनए, उसकी पोलैरिटी 3 to 5 होनी चाहिए, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा। तो जो डीएनए है उसकी पोलैरिटी 3 to 5 होगी, उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं या उसको नॉन कोडिंग भी बोलते हैं। और जिससे आरएनए नहीं बनता उसको कोडिंग बोलते हैं। और एंजाइम यहाँ चाहिए आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। तो क्या जो दोनों स्ट्रैंड है उससे आरएनए नहीं बनता, एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बनता है सर? तो ये एक ही स्ट्रैंड से आरएनए क्यों क्यों बनता है? क्यों नहीं दोनों से बनता है? अगर दोनों से बन जाए तो क्या दिक्कत है? तो यहाँ दो दिक्कतें आएंगी। पहली जो दिक्कत होगा, पहला जो दिक्कत है कि आरएनए जब बनाएंगे, तो अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा तो सबसे पहली दिक्कत पता है क्या आएगी? कि जो डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड है एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो आरएनए भी एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। या दोनों स्ट्रैंड, पहले उस पर आते हैं कि दोनों स्ट्रैंड अलग अलग है डीएनए के, तो दोनों अलग अलग आरएनए बनाएंगे। दोनों अलग अलग आरएनए बनाएंगे तो दोनों अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे। एक ही डीएनए से, एक ही या एक डीएनए का जिस सीक्वेंस से आरएनए बना है उसको जीन बोलते हैं। तो एक ही जीन से दो अलग अलग आरएनए, दो अलग अलग प्रोटीन बनेगा। तो क्या एक ही जीन दो अलग अलग प्रोटीन बनाएगा तो प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा क्या? इसको ऐसे समझिएगा कि आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होने के रिलेट करने के लिए मान लीजिए कि कोई प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन या उस प्रोटीनेसिस हार्मोन बन रहा है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन लंबाई बढ़ाया, लेकिन उसी की जगह कोई उसका कोई अपोजिट हार्मोन बन गया जो कि ग्रोथ होने नहीं दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करेंगे तो प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये आमतौर पे देखा गया है कि अगर दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनाए तो दोनों आरएनए जो प्रोटीन बन रहा है दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। इसलिए एक ही डीएनए से दो आरएनए बनेगा, एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से, तो दो प्रोटीन बनेगा तो प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। और दूसरी बात क्या होती है कि ये जो डीएनए बन रहा है, इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होंगे, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो आरएनए बनेंगे वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो क्या होगा? आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो आरएनए के भी डबल स्टैंडर्ड होने के चांस हो जाएंगे। अगर आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो गया तो उस पर टीआरएनए कैसे जुड़ेगा, ट्रांसलेशन कैसे होगा, ये प्रोसेस कैसे होगी? मतलब ट्रांसलेशन रुक जाएगा, आगे प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। एमआरएनए साइलेंट हो जाएगा। हम लोग जब पढ़ेंगे आगे बायोटेक्नोलॉजी तो वहाँ एमआरएनए साइलेंसिंग आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। वहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि कोई प्रोटीन नहीं बनाना है तो आरएनए को डबल स्टैंडर्ड कर देते हैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए अगर यहाँ हो जाएगा तो कोई प्रोटीन ही नहीं बनेगा, आगे का प्रोसेस ही रुक जाएगा, सारा प्रोसेस ही बिगड़ जाएगा। इसलिए दो रीज़न होते हैं, इसलिए कि हमारे आरएनए दोनों स्ट्रैंड से हमारे क्या ना बने, दोनों स्ट्रैंड से आरएनए ना बने, एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बनता है। ये लिखा हुआ है, आप इसको देख लेंगे और नोट भी कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट।
ठीक है, तो देखिए जिस स्ट्रैंड से आरएनए बनता है, तो ये हुआ क्या, ये टेम्पलेट। तो ये जो आरएनए बनेगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली करना हो तो जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसी को, उसी की कॉपी हो जाती है जो हमारा आरएनए बनता है। बस जहाँ टी होगा वहाँ यू हो जाएगा। देखिए जरा, ये सीक्वेंस है, यहाँ टी था इसकी जगह यू हो गया, यहाँ टी था इसकी जगह यू हो गया, यहाँ टी था इसकी जगह यू हो गया। जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ यू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्टैंड। तो इसीलिए लगता है कि जैसे यही इसको बना रहा है, जहाँ टी था वहाँ यू हो गया, इसीलिए इसको कोडिंग स्टैंड कहते हैं। यही कॉपी करता है आरएनए को, लेकिन एक्चुअली में बनता इससे है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब इसको ध्यान रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री किसके बनेगा, नॉन कोडिंग या टेम्पलेट के अकॉर्डिंग। कॉपी किसकी हो जाएगी, कोडिंग स्टैंड की कॉपी हो जाएगी। आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, अब ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में अगर हम बोले जिससे ट्रांसक्रिप्शन होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए जो होता है जहाँ ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके तीन पोर्शन है, एक प्रमोटर, एक स्ट्रक्चर रीजन, टर्मिनेटर। ध्यान सुनिएगा, प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल। इनको जानने से पहले आपको दिमाग बैठाना है, आपसे इन दोनों में से पूछा जाए कि कौन कोडिंग कौन नॉन कोडिंग, या कौन टेम्पलेट स्टैंड। अगर हम आरएनए ऐसे बना रहे हैं, इधर से आरएनए बनेगा, तो आरएनए कभी भी बनेगा 5 to 3 बनेगा। 5 to 3 किस पे बनेगा, 3' to 5' वाले पे। तो ऊपर वाले को हम क्या मान लिए, क्या मान लिया ऊपर वाले को, ऊपर वाले को हम लोगों ने मान लिया है टेम्पलेट स्टैंड या नॉन कोडिंग, और नीचे वाला कोडिंग। तो आपसे पूछा जाए ये प्रमोटर रीजन है, ये टर्मिनेटर रीजन है, ये स्ट्रक्चरल रीजन है, तो आरएनए बनाने के लिए टेम्पलेट से, लेकिन किसी भी प्रमोटर टर्मिनेटर का हमको लोकेशन बताना होगा, तो रेफरेंस हमेशा आप लेंगे कोडिंग स्टैंड के अकॉर्डिंग। कोडिंग स्टैंड किसी कोड नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग जो रेफरेंस लेंगे वो कोडिंग के अकॉर्डिंग लेंगे। आप ध्यान रखेंगे इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों से गलतियाँ होती हैं। दूसरी बात, ये आपका है लाइन, जो है लाइन, इस लाइन के इधर आप बोलेंगे अपस्ट्रीम, इस लाइन के इधर हो गया आपका डाउनस्ट्रीम। ये जो बीच में लाइन दिख रही है इधर से ये हो गया अपस्ट्रीम, इधर जो भी होगा डाउनस्ट्रीम। तो आपसे पूछा जाए अगर ये प्रमोटर है तो प्रमोटर का लोकेशन कहाँ है, तो बोलेंगे प्रमोटर का लोकेशन है 5' पे, 5' पे। अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम, बोले इस लाइन के इधर है तो अपस्ट्रीम, किसके, तो बोलेंगे कोडिंग स्टैंड के। ध्यान दीजिएगा, तो पूछा जाएगा कि प्रमोटर कहाँ है, तो बोलेंगे प्रमोटर है 5' पे, 5' पे कहाँ पे, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम किसके, कोडिंग स्टैंड के, ठीक है। और यहीं पे क्या आके बाइंड होता है, क्या, आरएनए पॉलीमरेज। किसकी हेल्प से बाइंड होता है, बोले सिग्मा फैक्टर से बाइंड होता है। ध्यान रखेंगे, तो ये लिखे लोकेटेड टुवर्ड 5' अपस्ट्रीम, किसके, कोडिंग स्टैंड के। ध्यान रखेंगे आप इसको। पूछा जाए स्ट्रक्चरल जीन, तो प्रमोटर के बाद वाला और टर्मिनेटर के बीच में जो खाली जगह है पूरा क्या हो गया आपका, तो स्ट्रक्चरल जीन हो गया। स्ट्रक्चरल जीन से क्या बनता है, आरएनए बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें टर्मिनेटर रीजन की, टर्मिनेटर क्या है, तो बोले टर्मिनेटर, बोले 3' एंड पे होता है, इस लाइन के इधर है तो बोलेंगे डाउनस्ट्रीम होता है। बोलेंगे किसके, बोले कोडिंग स्टैंड के। ध्यान रखेंगे, रेफरेंस हमेशा कोडिंग के हिसाब से होगा। देखिए बस ये पकड़ लेंगे, इसमें फिर कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ से बच्चे। और ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर से यहाँ देखिए सिग्मा फैक्टर आएगा, सिग्मा फैक्टर आएगा किसके साथ आएगा, आरएनए पॉलीमरेज को लेके आएगा, और यहाँ जैसे ही पहुंचेगा सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा। जैसे डीएनए पॉलीमरेज होता था, डीएनए पॉलीमरेज में क्या करता था, डीएनए बनाता था, लेकिन उसकी कुछ शर्त हुआ करती थी। डीएनए के हेलिक्स को ओपन कौन करेगा, डीएनए हेलिकेज। रिकॉइलिंग कौन रोकेगा, तो एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। फिर टोपो आइसोमरेज सुपर कॉइलिंग को रोकेगा। फिर आरएनए प्राइमर आएगा, रेप्लिकेट स्टार्ट कराएगा। फिर पूरा डीएनए बनाने का काम कौन करेगा, डीएनए पॉली। इतना लोग चाहिए होता था डीएनए बनाने के लिए, लेकिन आरएनए बनाने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। आरएनए बनाने के लिए बोलेगा आरएनए पॉलीमरेज हमको पहुंचा दो उस जगह पे जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है। हाइड्रोजन बॉन्ड हम खुद तोड़ लेंगे, सुपर कॉइलिंग को हटा लेंगे, रिकॉइलिंग को रोक लेंगे, सारा काम कर लेंगे, और आरएनए भी बना लेंगे। सारा काम कर, बस हमको पहुंचा दो, स्टार्ट कहाँ से करना है, खत्म कहाँ से करना है। तो सिग्मा फैक्टर पहुंचा है प्रमोटर रीजन पे, बोला यहाँ से स्टार्ट करना है। आप आगे बढ़ेंगे, आपको रास्ते में मिलेगा टर्मिनेटर, टर्मिनेटर में मिलेगा कौन, रो फैक्टर। रो फैक्टर आपको रोक देगा कि यहीं रुक जाओ, यहाँ से आरएनए नहीं बनाना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा
तो सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आपके एनसीईआरटी की इमेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इधर अपस्ट्रीम और इधर डाउनस्ट्रीम। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे देखिएगा। जीन होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें एक टर्म आता है सिस्ट्रॉन। डीएनए का वो सीक्वेंस जो प्रोटीन को कोड करता है उसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। अगर सिस्ट्रॉन की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सिस्ट्रॉन होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में एक ही सिस्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने की कैपेबिलिटी होती है ज़्यादातर केस में, इसलिए एक सेल में एक ही सिस्ट्रॉन पाया जाएगा कि एक ही प्रोटीन बनाए। जबकि बैक्टीरिया में एक ही सेल है, उसको सारे प्रोटीन एक ही सेल से सारे बनाने हैं, तो इसलिए वहाँ पर ढेर सारे सिस्ट्रॉन होते हैं कि डिफरेंट प्रोटीन वो बना सके। तो बैक्टीरिया कैसा होगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, और प्रोकैरियोटिक सेल पॉलीसिस्ट्रॉनिक, और यूकैरियोटिक सेल मोनोसिस्ट्रॉनिक। ध्यान रखिए, सिस्ट्रॉन। ठीक है, सिस्ट्रॉन किसको बोलेंगे, सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करेगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ जीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम लोगों ने मोनोसिस्ट्रॉनिक देखा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक देखा, तो नोट भी कर लीजिएगा। मोनोसिस्टोनिक होने के लिए एक्चुअली वहाँ पे इंट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, तो इंट्रॉन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ही जीन रह सकता है फंक्शनल। ठीक है, एक्सॉन जो होता है इंटरप्टेड पार्ट को कहते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इंट्रॉन को हटा के फिर एक्सॉन को जोड़ दिया जाता है और ये जीन फंक्शनल हो जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसको कि कैसे होता है। अब ध्यान रखेंगे, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट पर ट्रांसक्रिप्शन की कुछ बातों को समझ लेंगे। यूकैरियोट और ट्रांसक्रिप्शन और प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में दोनों में एंजाइम तो आरएनए पॉलीमरेज ही चाहिए होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ आरएनए पॉलीमरेज एक ही चाहिए होता है। एक ही आरएनए पॉलीमरेज अपना आरएनए बना देगा, जबकि यूकैरियोट की जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वहाँ 3 आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है। तीन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपको एग्जाम में आया कि 3 आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि तीनों आरएनए को बनाने के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। जैसे आरआरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एमआरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, और टीआरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 चाहिए होता है, किसके लिए चाहिए होता है आपका, किसके लिए चाहिए होता है 1 2 3 बनाने के लिए, यूकैरियोटिक सेल में आरएनए बनाने के लिए। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही आरएनए पॉलीमरेज से सारे आरएनए बन जाएंगे, आपको इसको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें आरएनए जो बनता है वो कहाँ बनता है, आपका साइटोसॉल मतलब में बनता है, मतलब हम बोलेंगे कि सेल के अंदर बनता है, क्योंकि वहाँ स्पेसिफिक कंपार्टमेंट नहीं होता है डीएनए के लिए, तो साइटोप्लाज्म में ही आपका आरएनए बनेगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल में भी, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस में आरएनए बनता है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में होता है। दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि यूकैरियोटिक सेल में आरएनए जो बनता है न्यूक्लियस के अंदर, वो वहां से बाहर निकल के आएगा न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जनरली प्रोटीन बनने का काम शुरू होता है। पहले आरएनए बन जाएगा, फिर आरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा, फिर प्रोटीन बनने का प्रोसेस शुरू होगा। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में आरएनए और प्रोटीन एक ही कंपार्टमेंट बनता है, क्योंकि कोई सेपरेशन नहीं होता साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। तो दोनों एक ही कंपार्टमेंट बनते हैं पहली बात, और दोनों एक ही साथ बनते हैं। आरएनए बनना शुरू हो गया, प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल में आरएनए पहले बनेगा, साइट सेल में आएगा साइटोप्लाज्म में, फिर प्रोटीन बनना शुरू होगा। लेकिन यहाँ आरएनए बनना शुरू हो गया, साथ साथ प्रोटीन भी बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई सेपरेशन नहीं है और प्रोसेस अपने आप चलता है। और दूसरी बात होती है, यूकैरियोटिक सेल में इंटरप्टेड कोडॉन पाए जाते हैं, वहाँ पे एक्सॉन और इंट्रॉन पाया जाता है। इंट्रॉन इज इंटरप्टेड कोडॉन। इंट्रॉन को हटाने पहले आरएनए बनेगा, एचएनआरएनए बनेगा, उसको इंटरप्ट, उसमें से इंट्रॉन को हटाया जाएगा, स्प्लाइसिंग के थ्रू जोड़ा जाएगा डीएनए लाइगेज से, फिर आरएनए मैच्योर बनेगा, फिर सेल से बाहर आएगा, तब आके हमारा प्रोटीन बनना शुरू होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में इंटरप्टेड जीन होते ही नहीं है, इंट्रॉन होते ही नहीं, तो वहाँ स्प्लाइसिंग की बात ही नहीं होती, आरएनए बनना शुरू हुआ, प्रोटीन बनना तुरंत शुरू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए, तो सिग्मा फैक्टर पहुंचा यहाँ पे,
सिग्मा फैक्टर पहुंचा आरएनए पॉलीमरेज को लेके, और सिग्मा फैक्टर पहुंच के अब क्या कराएगा, इनिशिएशन, पहला स्टेप क्या होगा, इनिशिएशन, दूसरे बार आरएनए बनना शुरू हो जाएगा तो इलोंगेशन, और जहां आरएनए बन गया तो रो फैक्टर आके रोक देगा तो बोलेंगे टर्मिनेशन। टर्मिनेशन इन किस कौन कराएगा, रो फैक्टर। तो देखिए यहाँ आरएनए बनना शुरू हो गया, इलोंगेशन, जैसे आरएनए बनना शुरू होगा सिग्मा फैक्टर हट जाता है अपना, दूसरा फिर प्रोसेस में लग जाता है। उसके बाद आता है आपका टर्मिनेटर। टर्मिनेटर कहाँ आएगा, टर्मिनेटर आएगा आपका आपका अपने रीजन में आएगा रो फैक्टर। रो फैक्टर आके टर्मिनेट करवा देगा, क्या टर्मिनेट करवा देगा, आरएनए को बनना रोक देगा, टर्मिनेट करवा देगा, तो ये हो जाएगा टर्मिनेशन। देखिए आरएनए पॉलीमरेज आया, रो फैक्टर के साथ जुड़ा, आरएनए यहाँ से अलग हो गया, टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ चला गया, और फिर ये आरएनए पॉलीमरेज जिससे दूसरे सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ के दूसरा आरएनए बनाना शुरू कर जाएगा, आरएनए ये अपना फिर अब जो प्रोटीन बनाने का काम है वो प्रोटीन बनाएगा। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि वहाँ इंट्रॉन्स भी बनते हैं, स्प्लाइसिंग भी कराना है, तो ये सारी बातें जब चलने लगती है, इसलिए यूकैरियोटिक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। तो यही हम लोगों ने बात की थी। हमेशा जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5 to 3 बनेगा, ये ध्यान रखेंगे, ये आपको एग्जाम में कई बार आया हुआ है। और 5 to 3 बनेगा तो किस पे बनेगा, जो 3 to 5 है इसको टैबलेट स्टैंड बोलेंगे। ये प्रोसेस आगे लिखा हुआ है आपके, ये आपके एनसीईआरटी की इमेज है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट पे बाइंड किया है, अनवाइंडिंग कराया है डबल हेलिक्स का, अनवाइंडिंग के साथ साथ और क्या किया है, इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा के साथ आया है, प्रेजेंट किया आया है, प्रेजेंट होने के बाद क्या हुआ है कि आरएनए की सिंथेसिस करा दिया है। ठीक, चलिए देखिए, टर्मिनेशन हो गया। टर्मिनेशन कैसे होगा, आरएनए 5 to 3 बन जाएगा, और एक्टिवेटेड आर आर राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आएगा, और आपका क्या कराएगा, इलोंगेशन करा देगा। अब ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे हम लोगों ने डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ा था, तो वहां पे हमको चाहिए था न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में चाहिए था, डीऑक्सी, एक्चुअली सही बोला था, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में चाहिए था, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी, ये सारे चाहिए, डीटीपी चाहिए था। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में चाहिए, डीऑक्सी नहीं, उसमें राइबो न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, यहाँ टीटीपी नहीं पाया जाएगा, यूटीपी, क्योंकि थाइमिन की जगह यहाँ यूरेसिल पाया जाता है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो बात आती है जैसे वहाँ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का डुअल फंक्शन हुआ करता था। पहला फंक्शन आओ, दोनों फॉस्फेट को तोड़ घटा दो, जो एनर्जी रिलीज हुई पॉलीमराइजेशन में यूज कर लो। जब राइबो उसमें डीएनए पॉलीमरेज काम करता था, तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एज ए सबस्ट्रेट काम करता था, और वहाँ से वो एनर्जी रिलीज होती थी, उसी को यूज करके डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन करा रहा था। वैसे ही यहाँ भी इसके डुअल फंक्शन हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के एज अ सबस्ट्रेट काम करेगा आरएनए पॉलीमरेज, दो फॉस्फेट टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगी, उसी को पॉलीमराइजेशन में यूज कर लेगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान रखें, रो फैक्टर आएगा, रोक देगा, और आगे का काम रुक जाएगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए कैसे आरएनए बन रहा है, इसको आप वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए पहले वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आया, प्रमोटर पे जुड़ा। देखिए फिर देखते हैं, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे देखिए आगे जुड़ा, सिग्मा फैक्टर के साथ अनवाइंडिंग किया, अब आगे बढ़ने लगा, देखिए आरएनए बनने लगा। ये देखिए आरएनए का स्ट्रैंड बनता जब टर्मिनेटर पहुंचा, ये टूट के अलग हो जाएगा। देखिए आरएनए भी टूट के अलग हो गया, ये भी अलग हो जाएगा। यही तो प्रोसेस चलता है बार बार, और यही प्रोसेस बार बार चलता है, और हमें इसी की तो ज़रूरत है। विजुलाइज जितना अच्छा करेंगे वीडियो वीडियो देख के या एनिमेशन देख के, उतना अच्छा आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहेंगी। यही बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने अभी बात किया था
कि बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे बनता है, यूकैरियोटिक सेल में। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही कंपार्टमेंट है, डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए बना, यहाँ पे आकर राइबोसोम जोड़ना शुरू हुआ, प्रोटीन बननी शुरू हो गई। लेकिन यहाँ देखिए अलग कंपार्टमेंट, पहले डीएनए से आरएनए बना, आरएनए का प्रोसेसिंग हुआ, मैच्योर एमआरएनए बना, अब ये न्यूक्लियस से बाहर आया, अब यहाँ प्रोटीन बनना शुरू हुआ। देखिए यहाँ एक ही कंपार्टमेंट में है, जैसे आरएनए पहले तो प्रोसेसिंग नहीं करना है, और दूसरा ये एक अलग कंपार्टमेंट नहीं है, तो ये बनना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा हो गया राइबोसोम और ये प्रोटीन। ठीक है, तो यही बोल रहा है एमआरएनए की प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती है, ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट होता है, क्योंकि साइटोसोल में कोई सेपरेशन नहीं होता है। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तो समझ गए आप लोग। चलिए, तो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, और ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से इसमें समझने वाली बात है। ट्रांसलेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, यहाँ प्रोसेसिंग कैसे होती है, किसकी किसकी ज़रूरत है, आरएनए की कितने यहाँ कौन से पॉलीमरेज हैं, किसका कैसे फंक्शन करना है, ये सारी चीज़ों को बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो आज के लिए इतना है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।